हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में हम बात कर रहे थे। ग्रुपिंग ऑफ सेल, टू सेल की हम ग्रुपिंग की थी सीरीज के अंदर, ठीक है। आज वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हीं टू सेल की ग्रुपिंग किसके अंदर दिखाएंगे, पैरेलल के अंदर दिखाएंगे। वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे कैसे उनके अंदर ये रहेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल, grouping of two cell in parallel। हम दो सेल की ग्रुपिंग करवाएंगे भाई, पैरेलल में करवाएंगे दोनों की। पिछली वीडियो के अंदर हमने किस में करवाई थी, सीरीज के अंदर करवाई थी। आज हम किस में करवाएंगे, पैरेलल में करवाएंगे। तो देखो सबसे पहले डायग्राम में हमने क्या करना भाई, दो सेल लेने, दोनों को हमने क्या करना है, पैरेलल में जोड़ देना है। ये हमने क्या लेंगे भाई, दो सेल ले लिए। अब पैरेलल में हम इनको क्या जोड़ते हैं भाई, दोनों का जो नेगेटिव पॉइंट है वो एक एंड पे कनेक्ट कर देते हैं, और जो दोनों का पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव है, वो एक एंड पे हम जोड़ देते हैं। और दोनों को हम क्या जोड़ देते हैं, एक सेल या बैटरी से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो भाई इसको, ठीक है। ये हमने करंट दे दिया, इसके अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव करंट हमारा किसके अंदर जा रहा है, आई करंट जा रहा है। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब पॉइंट हम कैसे एज्यूम करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि यहां से हमारे पास जो सर्किट है, थोड़ा सा जो पहले हमने पॉइंट लिए थे ना, उन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं इनको करके दिखाता हूँ आपसे। जैसे ये मैंने कर दिया कनेक्ट, कैसे भी इनको कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया है, ये मान लिया पॉइंट ए है हमारा, और ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया भाई, बी पॉइंट मान लिया। अब ए करंट हमारा यहाँ से चला, आई करंट यहाँ से जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है, इसके पास दो रास्ते आ जाते हैं। फर्स्ट सेल है, इसकी ईएमएफ हमने E1 के इक्वल मान ली, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने किसके इक्वल मान लिया, R1 के इक्वल मान लिया। ये हमारे पास सेकंड सेल है, इसकी ईएमएफ हमने E2 मान ली, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R2 के इक्वल मान लिया भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए से जो हमारा करंट जाएगा आई, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हमारे पास आई करंट जा रहा भाई I1। अब इसमें देखो, चलो इस बैटरी को हटा दो, बैटरी हटाने बैटरी लगाएंगे तो फिर हमारी करंट की डैश में प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, ठीक है। बैटरी हमने क्या करनी, यहाँ से रिमूव कर दी भाई। सिर्फ हमने ये दिखाया कि ए के अंदर जो करंट है वो क्या कर रहा है भाई, दो सेल ले लिए, ए और बी हमने दो पॉइंट ले लिए, ठीक है। पिछले में भी हमने क्या किया था, ए और बी दो पॉइंट लिए थे, दोनों बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था जब हमने सीरीज ली थी। इसमें हमने बैटरी क्यों रिमूव कर दी, क्योंकि इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या रहेगी आपकी, अपोजिट रहेगी। अगर हम करंट लगाएंगे तो सॉरी बैटरी लगाएंगे तो, ठीक है। तो देखो इसमें ये सेल है, ये भी तो अपनी एनर्जी देता है खुद की, तो इसी का हम करंट क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से करंट कैसे जाएगा, आउटवर्ड जाता है। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया भाई, इस करंट की डायरेक्शन हमने ये मान ली। फर्स्ट सेल है तो इसका करंट क्या मान लिया हमने, I1 मान लिया। करंट यहाँ से आएगा, ठीक है। ए में से क्या होगा, बाहर निकलेगा भाई करंट, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। और अगर फर्स्ट सेल की हम बात देखते हैं तो ए में से करंट जाएगा और बी में से क्या हुआ, एंटर कर जाएगा और यहीं पर आ जाएगा। ये हमने क्या मान लिया, I1 करंट। जितना करंट यहाँ से बाहर निकला था उतना ही करंट क्या हुआ, इसके अंदर एंटर कर गया। अब बात करते हैं हम सेकंड सेल की। सेकंड सेल में ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट जाएगा हमारे पास, सेकंड सेल का करंट हमने मान लिया I2, और यहां से आएगा और बी में से होता हुआ सेकंड के पास पहुंच जाएगा। कितना करंट भाई, I2 करंट, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, आप ये बोलोगे कि अगर हम किन्हीं दो चीजों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन देखो इसमें हमने दोनों आइडेंटिकल सेल हमने नहीं मान दिए, दोनों क्या अलग अलग सेल माने हैं। एक का ईएमएफ E1 मान लिया और सेकंड का ईएमएफ E2 मान लिया। अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते तब हम इनका क्या करते भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हम सेम एज्यूम कर सकते थे। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर आपकी वोल्टेज अलग अलग जाती है और पैरेलल में आपका क्या जाता है, करंट अलग अलग जाता है। तो यहाँ पर देखो करंट दोनों का अलग अलग जा रहा है। तो अगर मैं इस ग्रुपिंग का टोटल करंट निकालना चाहता हूं तो टोटल करंट आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि टोटल करंट ऑफ द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बोल दो या फिर आप सेल बोल दोगे, ठीक है। अरेंजमेंट करोगे तो मान लेते भाई टोटल करंट हमारे पास आ ही जाता है, लेकिन दोनों को क्या जाएगा भाई, दोनों को जोड़कर जाएगा। यानी टोटल करंट किस किस को जोड़कर आ जाएगा, I1 प्लस I2, यानी दोनों को हम
ऐड कर देंगे I1 और I2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा टोटल करंट निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो इस टोटल करंट निकालने के लिए हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है भाई, IR होता है, और अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी और क्या पड़ेगी भाई, रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखो सबसे पहले, अब ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ A और B पॉइंट के बीच का भाई, ठीक है, इन दोनों के मिडल में हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो मेरे पास दो पाथ हैं, A से B तक जाने का फर्स्ट पाथ तो ये है कि भाई फर्स्ट सेल से चला जाऊं मैं। दूसरा सेकंड पाथ क्या है कि अगर मैं क्या होगा भाई, सेकंड सेल के अकॉर्डिंग अपना पाथ चूज करूं। ठीक है, तो दोनों पाथ मेरे पास क्या है, A और B के बीच से हैं, तो मैं क्या करता हूं, अलग अलग पाथ क्या करता हूं, चूज करता हूं। तो यहां पर मैं निकालता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, ए और बी का हम क्या निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। अब किस रास्ते से निकाले भाई, हम थ्रू सेल 1, थ्रू सेल फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेल से हमने अपना पाथ क्या किया, एज्यूम किया है। ठीक है, या फिर अगर आप को पाथ चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन, चलो ठीक है, वही फिर वही बात हो जाएगी B1 B2। तो यहाँ से फर्स्ट सेल हमारे पास ये है भाई। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए से चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर गए। तो देखो V इक्वल टू आई आर हमारे पास क्या होता है, हम सेल के किस टर्मिनल के पास पहले आए भाई, पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहले आ गए। तो जो इसका ईएमएफ होगा सेल का, वो आप क्या लोगे, पॉजिटिव ले, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमें किसका, V ए बी का। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालोगे V ए बी का, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, V ए माइनस V बी हम लिख सकते हैं। लेकिन देखो जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो सेल हमारे पास पहले आया, इसके अंदर देखो करंट है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं इसका। ठीक है, इस आर्म के अंदर सेल के ऊपर पहुंचे भाई, सेल का ये कितना है E1, तो ये भी तो क्या होता है एक तरह से वो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोला जाएगा सेल का। तो ये ईएमएफ है E1, तो कौन सा टर्मिनल पहले आया है, पॉजिटिव। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ईएमएफ लेंगे। तो यहां से हमारे पास ईएमएफ क्या जाएगी, पॉजिटिव, E1 आ गई। अब देखो यहां पर करंट कितना आ रहा है भाई, I1। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा सेल की वजह से, वो कितना आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, I1, और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी राइट टू लेफ्ट, और हम चल रहे हैं ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो करंट से अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन होते ही हमारे पास साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का। अब V इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट है I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 R1, हम ये लिख सकते हैं भाई I1 और R1। यहां से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस माना था VAB, इसको मैं किसके इक्वल दिखा सकता हूं भाई, V के इक्वल दिखा सकता हूं मैं इसको, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को किसके इक्वल लिख दिया, V के इक्वल लिख दिया। तो देखो यहां से जो V की वैल्यू आई क्या आ गई, E1 माइनस में I1 R1। लेकिन आपको पता है कि जब हम पैरेलल में जोड़ते तो हमारा करंट अलग अलग जाता है, यानी टोटल करंट निकालेंगे तो I1 और I2 को ऐड करके निकालेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, I1 की और I2 की। तो यहां से सबसे पहले I1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस I1 R। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां से I1 की वैल्यू निकालता हूं, तो I1 निकालना तो माइनस उस तरफ गया तो E1 प्लस V माइनस और डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा भाई, R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, I1 की वैल्यू आ गई भाई यहां से। ये बात आपको क्लियर होगी। सिर्फ हमने क्या किया है, ए और बी से इस रास्ते भाई, ये जो साइन कन्वेंशन होते हैं ये आपको समझने बहुत जरूरी होते हैं भाई। अगर हम किसी पॉइंट पे चलते हैं, जब सीरीज पैरेलल में करवाया था मैंने आपको, सॉरी सीरीज वाला करवाया था ग्रुपिंग ऑफ टू सेल, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ आप पॉजिटिव लोगे, और अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपका पहले आता है तो आप क्या लोगे, नेगेटिव ईएमएफ लोगे।
तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा -I1R1। ठीक है, वहां पर वो कर दिया। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली भाई। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट के अलोंग चलते हैं भाई, सेकंड सेल से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B through सेल सेकंड सेल से लेंगे तो ये भी हम बोल सकते हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया VAB, इसको हम क्या ले सकते हैं VA माइनस VB, हम ये बोल सकते हैं यहां से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू, देखो सेल से चले तो यहां से भाई अब देखो डायरेक्शन बेसिस से हमारे करंट के अपोजिट है, लेकिन इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इस सारम के अंदर, यानी यहां से लेकर और यहां तक कोई भी रेजिस्टेंस आपका नहीं है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हम इसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां से पहुंचे भाई हम सेल के ईएमएफ के पास। ठीक है, कौन सा टर्मिनल पहले आया पॉजिटिव, तो यहां से ईएमएफ क्या हो जाएगा E2 पॉजिटिव, फिर यहां से गए B के ऊपर तो क्या हुआ I2, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या लिखेंगे -I2R2। तो यहां से अगर मैं I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो बिल्कुल सेम आएगी भाई, E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई भाई, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना टोटल करंट निकालेंगे कि जो टोटल करंट होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, उसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं दोनों को तो मैक्सिमम करंट हमारे पास कितना आएगा और कैसे वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू रख लेता हूँ भाई I1 और I2 को, बाकी वो क्या कर देते हैं रद्द कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, नाउ I किसके इक्वल था भाई I1 प्लस I2 इसके इक्वल था। अब I के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, I1 की वैल्यू हमारे पास क्या ही है E1 माइनस V डिवाइड बाई क्या हो गया R1, फिर प्लस I2 की वैल्यू होगी भाई आपके पास E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, हमारे पास ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, अपना जो टोटल पोटेंशियल आएगा उस वैल्यू को सोल्व निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई E1 बाई में R1 माइनस V बाई में R1, फिर प्लस इसको मैंने लिख दिया E2 बाई में R2 और माइनस V बाई में R2। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ भाई E1 E2 को एक साथ लिख देता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और माइनस मैंने V को लिख दिया, दोनों में से तो अंतर बचेगा 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2, हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं सोल्व करता हूँ, यानी देखो इसका अलग से एलसीएम ले लेते हैं और इसका अलग से हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा R1 R2, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है, ये हो गया, फिर माइनस V एज इट इज, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई R1 R2, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 प्लस में R1, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी हम इसको क्या करें भाई आगे सोल्व करते जाएंगे, यानी V की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम V को इस तरफ लेके आते हैं भाई, V आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I प्लस V इंटू में R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2 इज इक्वल टू क्या बचा भाई आपका, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई आपका क्या बचेगा R1 R2, ये वैल्यू बच गई भाई। अब इससे आगे मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो देखो इस साइड में जो है इसका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम होगा भाई R1 R2 आपका। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि I के साथ क्या हो जाएगा I इंटू में R1 R2 और प्लस V इंटू में क्या हो जाएगा R2 प्लस में R1 इज इक्वल टू हमारे पास बचा भाई E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइड बाई क्या होगा R1 R2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है,
अब इसके अंदर देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हमें v की वैल्यू निकालनी, v के पास सिर्फ ये हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अब देखो R1 R2 दोनों साइड है, हम कैंसिल कर सकते हैं R1 R2 को, ठीक। अब देखो यहाँ से बचा हमारे पास I इंटू में R1 R2 और प्लस में V इंटू में R2 प्लस में R1 इज इक्वल टू क्या बचा भैया आपका E1 R2 प्लस में E2 R1, ये वैल्यू बची है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I को मैं उस तरफ ले जा सकता हूं भाई, तो यहां से लेंगे v इज इक्वल टू में R1 प्लस v इंटू में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस में E2 R1 माइनस I इंटू में R1 R2। I इस तरफ पॉजिटिव था तो उस तरफ जाके क्या होगा भैया आपका माइनस होगा। सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हमने I1 और I2 की वैल्यू पुट की है और उनका एलसीएम लेके हमने क्या किया वही को सोल्व किया है। तो आगे देखो यहाँ पर हमारे पास v होगा, v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बाकी सारी टर्म को कहाँ लेके जाओगे, दूसरी साइड में लेके जाओगे भाई, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई E1 R2 प्लस में E2 R1 माइनस I इंटू में R1 R2। अब देखो v के साथ जो ये R1 प्लस R2 था यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो दोनों के नीचे वाला अगर डिवाइड करके लिख देता हूँ भाई R1 प्लस R2 और यहाँ पर भी लिख दिया R1 प्लस R2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है ईएमएफ है और इसके अंदर क्या है रेजिस्टेंस है, तो हमें एक इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना होता है और एक क्या होता है आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। अगर मैं यहां से ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं तो ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा भाई E1 R2 प्लस में E2 R1 और डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ये हमारे पास क्या होगा E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आ गई भाई, और जो R इक्विवेलेंट होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ कि R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया भाई E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाल दी, लेकिन इसमें ध्यान रखो कि ये जो R इक्विवेलेंट आया ये हमने किस में जोड़े हैं, पैरेलल के अंदर जोड़े हैं भाई, ठीक है। अब देखो जब हम इनको पैरेलल के अंदर जोड़ेंगे तो पैरेलल में जो लास्ट में रिजल्ट आया है उसको हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करें तो ये R इक्विवेलेंट आया है, लेकिन अगर पैरेलल के अंदर जोड़े तो पैरेलल में हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई में R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका R1 R2। अगर मैं इसको इनके नीचे अलग अलग करता हूँ, यानी R1 के नीचे मैंने अलग से कर दिया भाई R1 R2 और फिर प्लस R2 के नीचे कर दिया R1 R2, तो यहाँ से R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2, ठीक है। तो दो हमने रेजिस्टेंस लिए थे, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्यों किया क्योंकि इन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ा था ना, तो इसको हमने पैरेलल में R इक्विवेलेंट लिखा दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से R1 बचा यहाँ से R2, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में 1 बाई में करके जोड़ते हैं, तो हमने ये 1 बाई में करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास E इक्विवेलेंट और 1 बाई R इक्विवेलेंट की क्या आ गई भाई वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हम टोटल ये देखते हैं कि इसी टाइप के अगर हमारे पास सेल हम और ज्यादा कंबाइन करते हैं, एक से ज्यादा करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी R इक्विवेलेंट की और E इक्विवेलेंट की भाई, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको ये कर देता हूं कि E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे इसके अंदर तो आपके पास क्या वैल्यू आई हुई, ठीक है। तो देखो E इक्विवेलेंट हमारे पास ये है, R इक्विवेलेंट हमारे पास ये है, तो दोनों की क्या कर दो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइड बाय आपका क्या होगा R1 प्लस R2, और डिवाइड में R इक्विवेलेंट करोगे तो देखो R1 R2 नीचे रह जाएगा, R1 प्लस R2 क्या होगा ऊपर, तो ये हो जाएगा R1 प्लस में R2 ऊपर चला गया और नीचे आपका क्या बचा R1 R2, ये रह गया भाई। R1 प्लस R2 से क्या होगा आपका कैंसिल हो गया, तो E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट
यानी करंट तो हमारा तभी निकल जाता है ना कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी बाई आर की रेशो के अंदर हमने इसको दिखा दिया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइड बाई आपका क्या बचा अभी R1 और R2। तो ये आपके पास रेशो निकल के आ जाता भाई E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का भाई, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास है। इसके नीचे हम यहाँ पर भी अलग अलग कर सकते हैं इन दोनों को। तो E इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू निकल के आएगी अगर हम इसको ऐसे लिख दूं E1 R2 डिवाइड बाई R1 R2 और प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2। तो यहाँ R1 से R1 R2 से R2 आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी E1 बाई में R1 प्लस E2 बाई में R2। तो यहाँ से जो करंट निकल के आएगा वो क्या जाएगा भाई E1 बाई R1 E2 बाई R1, यानी कि अलग अलग सेल के अंदर जो करंट आएगा उन दोनों को ही तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर हमने क्या किया था I इक्वल टू क्या किया था I1 प्लस I2, और यहाँ पर हमने करके दिखा दिया कि E1 बाई R1 करेंगे तो फर्स्ट सेल का करंट आ जाएगा, E2 बाई R2 करेंगे तो सेकंड सेल का हमारे पास क्या जाएगा करंट आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, इस तरह से हमारे पास क्या होती है वैल्यू निकल के आती E इक्विवेलेंट की और R इक्विवेलेंट की। अब इसके अंदर देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर ये जो E इक्विवेलेंट है यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने E इक्विवेलेंट इसके इक्वल दिखा दिया, R इक्विवेलेंट इसके इक्वल दिखा दिया, फिर R इक्विवेलेंट को पैरेलल में जोड़ दिया भाई, पैरेलल में क्या तो 1 बाई R इक्विवेलेंट करके हमने वैल्यू निकाल दी। फिर हमने क्या किया E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को क्या करते हैं डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे पास जो करंट था सर्किट के अंदर हम उसको निकाल सकें, ठीक है। तो उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई करंट की E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो सेल जोड़े हैं यहाँ पर तो हमने ईएमएफ अलग अलग माना था और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने क्या माना था अलग अलग माना था। अगर मैं ये कह देता हूं इसके बाद इसको मैं यहां से रब कर देता हूं कि सारे सेल मेरे पास क्या है आइडेंटिकल है इसी तरह से, यानी दोनों सेल का जो ईएमएफ है ना, यानी अगर मैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E के इक्वल कर दूं और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के इक्वल कर दूं, तब इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा E इक्विवेलेंट। तो देखो भाई यहां से आया था ना हमारे पास E इक्विवेलेंट, तो E1 की जगह मैंने कर दिया E, R2 की जगह R, फिर E2 की जगह E, R1 की जगह R डिवाइड बाई R1 R2 की जगह R प्लस में R। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, ये हो जाएगा 2E R डिवाइड बाई में 2R। तो 2R से 2R कैंसिल, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बची वो किसके इक्वल बची एक सेल की ईएमएफ के इक्वल बच गई ना वही हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सेल को पैरेलल के अंदर जोड़ते हैं तो सभी की जो ईएमएफ होती है वो क्या होती है सेम रहती है, जितनी एक सेल की ईएमएफ होगी उतनी क्या रहेगी अलग अलग सेल की रहेगी। लेकिन हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिखाना था ग्रुपिंग दिखानी थी, तो ग्रुपिंग में हमने क्या कर लिया अलग अलग सेल एज्यूम कर लिए, अलग अलग उनकी ईएमएफ और अलग अलग क्या माने उनके इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ से अगर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो देखो R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है R1 R2 दिया है ना, तो R1 R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह हम क्या लिखेंगे भाई, देखो ये तो हमने निकाला था टोटल, लेकिन जो पैरेलल की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो क्या था, ये आया था हमारे पास 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई R1 की जगह हमने 1 बाई R पुट कर दिया और 1 बाई R2 की जगह भी 1 बाई R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 बाई R। यानी अगर हम दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे दोनों का रेजिस्टेंस क्या R के इक्वल है, तो दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो क्या जाएगा 2 बाई R आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, दो सेल को हमने क्या किया था ग्रुपिंग के अंदर पैरेलल के अंदर क्या करवाई थी ग्रुपिंग करवाई थी उनकी। पहले हमने उनमें से दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला अलग अलग पाथ में से जाके, फिर दोनों के अंदर से करंट की वैल्यू कैलकुलेट की और दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, वहां से हमने टोटल पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल निकाल के E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली, फिर R इक्विवेलेंट दोनों को पैरेलल में जोड़ा था तो उसको 1 बाई में किया, 1 बाई में करके हमने दोनों को अलग अलग करके वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर करंट की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया था, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास I की वैल्यू निकल के आ गई, तो वहां से फिर हमने क्या किया अगर दोनों सेल के अगर क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है तो सेम दिखाने के लिए मैं क्या किया E1 E2 के इक्वल मान लिया, R1 R2 R के इक्वल मान लिया, और फिर हमने दोबारा से E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को क्या कर दिया कैलकुलेट करके बता दिया। तो एक सेल के ईएमएफ के इक्वल आ गई और जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा दोनों को पैरेलल में जोड़ के आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या हुई ग्रुपिंग ऑफ टू सेल इन पैरेलल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे भाई
ग्रुपिंग करवाएंगे, लेकिन किसके साथ, आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल। यहाँ पर हमने 2 सेल लिए थे, लेकिन अगले में वीडियो में हम क्या आएंगे भाई, 2 से ज्यादा सेल लेके आएंगे, कितने भी इनफाइनाइट नंबर तक आपके सेल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे भी आपको वीडियो लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।